मंच पर उपस्थित सम्मानित सदस्य साथियों और सभा में उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, आप सभी को जय भीम। कोरोना की वजह से जो 2 साल लगभग हमारे खराब हुए हैं, 1.5 साल खराब, उसमें सबसे अधिक नुकसान बहुजन आंदोलन को हुआ है। और दूसरी लहर ने तो और भी हमारे आंदोलन को खत्म सा कर दिया है। इस समय जब बहुजन आंदोलन एक क्रूशियल दौर में गुजर रहा है, हमें और अधिक संगठित होने के लिए ज़्यादा ज़्यादा मीटिंग करने की आवश्यकता है। ऐसे दौर में ये लहर जब आई तो हम अपने कार्यक्रम नहीं लगा पाए। उसका सबसे ज़्यादा विपरीत प्रभाव हम ही लोगों को पड़ा है। ऐसे में अब जब धीमे धीमे दूसरी लहर का प्रभाव खत्म हो रहा है, लेकिन तीसरी लहर की भी चिंता है। ऐसे में गौतम साहब ने ये मीटिंग रखी है, मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। साथियों, आज जो अभी तक जितने वक्ताओं ने बोला है उसमें बहुजन एकता, संविधान, न्यायपालिका, अभिव्यक्ति की आज़ादी, मीडिया पर विशेष रूप से सबने जो है अपने बातें रखी है। हम बहुजन एकता की जब बात करते हैं तो इसका मतलब है कि बहुजन एक नहीं है। अगर बहुजन एक होता तो हम बहुजन एकता की बात नहीं कर रहे होते। हमारे महापुरुषों ने जिस शोषणवादी व्यवस्था के विरुद्ध अपना संघर्ष किया, उसमें जो पीड़ित वर्ग है, जो कि इस देश की जनसंख्या का 1931 की जनगणना के आधार पर 85% है, उसी को बहुजन कहा गया। SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक। OBC जिसे कि शूद्र कहा गया, SC जिसे कि अछूत कहा गया, अस्पृश्य कहा गया, और आदिवासी और OBC जो मुस्लिम समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, चाहे मुस्लिम हो चाहे वो क्रिश्चियन हो, ये इसी बहुसंख्यक वर्ग से धन परिवर्तित किया हुआ हिस्सा है। 90% उनका हिस्सा हमारे समाज का है। तो इनको एकता के सूत्र में पिरोने का आह्वान सभी ने किया। ज्योतिबा फुले साहब ने भी इसी बात को कहा, और उन्हीं की बातों से, उन्हीं के विचारों से जो मूल निवासी शब्द जिस पर मूल निवासी आंदोलन चल रहा है वो वहीं से निकला। साहू महाराज ने उस आंदोलन को आगे बढ़ाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको आगे बढ़ाते हुए जब उनको संविधान लिखने का मौका मिला तो उन्होंने संविधान में भी बहुजन आंदोलन के आदर्शों को लिखने का प्रयास किया, उसमें सफल भी हुए। जो जाति व्यवस्था इस देश के 15% को ही केवल सम्मान का हकदार मानती थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में सबसे पहले उन सारी जातियों को कानून के सम्मुख संविधान की नज़र में एक मानकर समानता के अधिकार को मौलिक अधिकारों में पहला स्थान दिया। मानवर काशीराम आए, उन्होंने इन तीनों वर्गों को SC, ST, OBC और धार्मिक अल्पसंख्यक, इनको एक सूत्र में पिरोने के लिए बहुजन शब्द दिया। क्योंकि हम जब भी कहते हैं कि जब SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समाज को एक होना चाहिए तो इसका मतलब हम 4 भागों में बांट देते हैं। लेकिन मानवर काशीराम ने बहुजन शब्द दिया और उन्होंने कहा इस देश का जो 85% ये समाज है ये बहुजन है। जब बहुजनों की सरकार आएगी, बहुजन सत्ता में आएगा, तब हम आरक्षण देने वाले होंगे, आरक्षण लेने वाले नहीं होंगे। और इसीलिए उन्होंने बाबा साहब का जो नारा था कि अपने घर की दीवारों पर लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो, उस चीज को उन्होंने आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा पॉलिटिकल पावर इज मास्टर किया, वो सोशल रिवॉल्यूशन जो बाबा साहब ने कही थी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने बहुजन शब्द का इजाद किया। उन्होंने सभी जातियों को एक साथ लिया, मुस्लिम समाज को एक साथ लिया। और मुझे ध्यान है, मैं उस समय यंग था जब मानवर काशीराम का आंदोलन उत्तर प्रदेश में आया था, तो लोग समझ नहीं पाते थे कि मानवर काशीराम किस बिरादरी के हैं। कोई कहता था कि कोई ब्राह्मण है, उसने
उसने शादी जो है वाल्मीकि समाज से कर ली, उसको इसलिए ब्राह्मणों ने निकाल दिया, इसलिए ब्राह्मणों के खिलाफ जो है काशीराम ने निकल पड़ा है। कोई ओबीसी का बताता था, कोई किसी का बताता था, लेकिन उन्होंने सारे समाजों को अपने साथ लेकर जो बहुजन की परिभाषा है, उस बहुजन की परिभाषा के आधार पर इस 85% समाज को एकत्रित करने का काम किया। और इसीलिए सभी जातियों के, सभी वर्गों के लोग उनके साथ जुड़े। उन्होंने समान सीटों से एससी समाज के लोगों को लड़ाया और उन्होंने समान सीटों से लड़ाकर उनको विधायक बनाया। अगर कोई एससी समाज का व्यक्ति समान सीट से लड़कर विधायक बनता है तो इसका मतलब है कि वो अकेले अपने दम पर नहीं बना होगा, उसको ओबीसी समाज ने भी वोट दिया होगा, उसको मुस्लिम समाज ने भी वोट दिया होगा। ये कारनामा मानवर काशीराम ने करके दिखाया, लेकिन उनके जाने के बाद ये उनका बहुजन आंदोलन धीमे धीमे बिखरता चला गया। हम बहुजन नाम के रह गए हैं, हम विभिन्न जातियों में बैठ गए हैं, अपनी अपनी जातियों के संगठन बन रहे हैं, अपनी अपनी जातियों की पार्टियां बन रही हैं। और इसीलिए आज जो आर.एस. गौतम साहब का संगठन का नाम भी है बहुजन एकता, और हम बहुजन एकता की बात कर रहे हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात भी है कि हम मानवर काशीराम का सपना, उनका बताया हुआ रास्ता, उस पर हम चलने में फेल रहे हैं, असफल रहे हैं। इस समय साथियों, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे राजनेता इसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन समाज में जो कार्यकर्ता हैं, समाज में जो बुद्धिजीवी हैं, वो भी उसके लिए बराबर के जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्हीं में से अंधभक्त पैदा हुए, उन्हीं में से अंधभक्त पैदा हुए जिसने हमारे राजनेताओं को इतनी ताकत दे दी कि वो अपने मनमानी करने के लिए स्वतंत्र हो गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा की अंतिम जो बैठक थी, उसमें जो 3 चेतावनी दी थी लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए, उसमें एक चेतावनी थी कि किसी की व्यक्ति पूजा ना की जाए। उन्होंने कहा था कि कोई व्यक्ति, उसने कितना भी समाज के लिए कल्याण का काम किया हो, उसने आपके कल्याण के लिए कितने भी अच्छे काम किए हो, आप उसके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, लेकिन कृतज्ञता की भी एक सीमा होती है, और उस सीमा से अगर बाहर जाएंगे तो कृतज्ञता अंधभक्ति में बन जाएगी, और जिस दिन अंधभक्ति में बदली, आप अपने नेता से प्रश्न पूछना बंद कर देंगे, और जिस दिन आप प्रश्न पूछना बंद कर देंगे, वहीं से व्यक्ति पूजा शुरू होगी, और वो नेता जो है तानाशाह हो जाएगा। वो आपके आदर्शों पे नहीं चलेगा, समाज के आदर्शों पे नहीं चलेगा, मूवमेंट के आदर्शों पे नहीं चलेगा। जिस आदर्शों पे संगठन बना है, जिस आदर्शों पे पार्टी बनी है, उसके आधार पर नहीं चलेगा, बल्कि संगठन और पार्टी को अपने हिसाब से चलाएगा। तो ये राजनेताओं की जिम्मेदारी नहीं है, समाज के बुद्धिजीवियों की भी जिम्मेदारी है, अगर मानवर काशीराम के आंदोलन को आगे बढ़ाना है। आज हमारे सामने बहुत ही विकट परिस्थिति है। अभी जैसे कि हमारे सामने बैठे हुए, मैं नाम बोल रहा हूँ आपका, ओम नारायण जी, इन्होंने कहा, मैं पूरी तरह से इनसे सहमत हूँ। ये हमारा समाज इस समय क्रूशियल मोड़ पर खड़ा है। हमें बहुजन आंदोलन भी बचाना है, बहुजन आंदोलन, बिखरे हुए बहुजन आंदोलन को पुनर्स्थापित भी करना है, लेकिन हमें संविधान भी बचाना है। बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान भी बचाना है। बाबा साहब ने कहा था कि हमारी लड़ाई, हमारे दुश्मन 2 हैं, एक ब्राह्मणवाद, एक पूंजीवाद। ब्राह्मणवाद को सपोर्ट करने वाली ताकतें आज सत्ता में है, 7 साल से हैं। वो किसके बदौलत है? वो आपके हमारे बदौलत है। हमारे कंधों पर चलकर वो सत्ता में बैठे हैं। हम 19 का जब इलेक्शन आया तो हमें लगा कि अब की हम इनको उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन जब 19 का इलेक्शन आया तो हम रोहित वेमुला की शहादत भूल गए। ऊना में दलित भाइयों के साथ जो नृशंस व्यवहार हुआ, हम उसको भूल गए। हमने फिर से उनको और बड़ी ताकत के साथ सत्ता में पहुंचा दिया। उसके वजह से पिछले 2 साल में उन्होंने वो कर दिखाया जो पिछले पहले 5 साल के शासन में नहीं कर पाए। और यदि वो दोबारा 24 में सत्ता में आ गए तो आप सोच सकते हैं कि जो 2 साल में जितना कर दिखाया, तो उसके बाद वो क्या करके दिखाएंगे। 22 के चुनाव में, 22 का चुनाव हमारे लिए सेमीफाइनल है। अगर हम 22 का चुनाव जो उत्तर प्रदेश का, उसको हम नहीं रोक पाए, जैसा कि कई वक्ताओं ने कहा कि दिल्ली की जो रास्ता है वो यूपी से होकर जाता है, तो दिल्ली का रास्ता जब यूपी से होकर जाता है तो हमें यूपी में उनको रोकना होगा।
बंगाल में उनको मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन अगर बंगाल में मिला घाव उन्होंने यूपी के चुनाव में भर लिया तो आप उनको 24 में आने से दोबारा आने से नहीं रोक पाएंगे। इस बात को हमें समझना होगा। अगर ब्राह्मणवाद को सपोर्ट करने वाली शक्तियां मजबूत होकर संगठित होकर एक साथ खड़ी हैं तो हमारे लोगों को बिखरे हुए बहुजन आंदोलनों को एक साथ करना चाहिए। लेकिन हमारे नेता बहुजन जातियों को एक साथ नहीं करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो ब्राह्मण रैली में लगे हुए हैं। हर जाति, चाहे मायावती हो चाहे अखिलेश यादव हो, ये दोनों ही बहुजन समाज के हैं। अम्बेडकरवादी कोई नहीं है, कोई अम्बेडकरवादी नहीं है, सब अपने लिए लड़ रहे हैं। दोनों ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। तो ये काम अब हमें करना होगा। मैं आपकी बात से बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूं कि संविधान को अगर बचाना है तो हमें 1922 में उनको हराना होगा, और उनको 22 में अगर हम रोक ले तभी हम 24 में उनको पटकनी दे सकते हैं। क्योंकि अगर संविधान नहीं रहा तो आप बहुजन आंदोलन स्थापित कैसे, पुनर्स्थापित कैसे करोगे? अगर संविधान नहीं रहा तो आप समान शिक्षा के लिए लड़ाई कैसे लड़ोगे? अगर संविधान नहीं रहा तो जुडिशरी में आप जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं वो कैसे होगा? आज संविधान नहीं रहा तो आप अपना मीडिया कैसे स्थापित कर पाओगे? इसलिए संविधान को बचाने की लड़ाई हमारे लिए प्रमुख है। तो आने वाले चुनाव में मैं समझता हूं कि हमारी पहली लड़ाई, पहला जो उद्देश्य इन ताकतों को रोकना है, और दूसरा जो दीर्घगामी टारगेट है बहुजन आंदोलन को पुनर्स्थापित करना होना चाहिए। लेकिन जो तत्कालिक उद्देश्य है होना चाहिए वो है कि ये जो भाजपा है, आरएसएस है, जो बाबा साहब आंदोलन के विरोधी है, उनको हमें 1922 में सत्ता में आने से रोकना होगा। उसके लिए जो भी पार्टी इस पार्टी को हराने में काबिल हो, उसका कैंडिडेट चाहे उसकी पार्टी से विचारधारा आपकी मिलती हो ना मिलती हो, वो आप व्यक्तिगत रूप से किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, मेरा मानना है कि आपको भाजपा को हराने वाले कैंडिडेट को चुनाव में जिताना होगा। जब उसको जिताएंगे तभी वो 22 में आने से अगर रुक गए तब 24 में भी आप आने से रोक पाएंगे। और अगर संविधान सुरक्षित रहा तो हम मानवर काशीराम का, बाबा साहब अम्बेडकर का सपना अवश्य पूरा कर पाएंगे। इन्हीं की बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय मूल्य।